हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं क्लास 7 के पियर्सन से, और लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है वहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो जहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू होता है उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके बुक में, एक एग्जाम्पल है। मैंने कहा था कि आप किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आज मैं उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर देता हूँ, उस एग्जाम्पल को, फिर आज के लेक्चर में जो कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाई बेसिक एसिड। पहले सवाल लिखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड पहला सवाल का पार्ट। दूसरा पार्ट सवाल में कह रहा है हाउ इज इट ऑब्टेन्ड। हाउ इज it obtained from its corresponding non-metal। ये दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट है सवाल का। और सवाल में तीसरा पार्ट है गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका बैलेंस इक्वेशन आपको देना है। आंसर लिखते हैं इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डाई बेसिक एसिड। सबसे पहले जानना यह है कि व्हाट इज डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड होता क्या है। डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड किसे बोलेंगे, जिसकी एसिड हैविंग बेसिसिटी इक्वल्स टू 2। ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे। अब बेसिसिटी 2 का मतलब क्या है। बेसिसिटी 2 का मतलब है एन एसिड whose one molecule can produce 2H प्लस आयंस। ऐसा एसिड जिसके एक मॉलिक्यूल से 2H प्लस आयन मिल सके उसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है उस एसिड का, वो एसिड कहलाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाएगा वो, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। अब ये डाई बेसिक एसिड कैसे है, इसको जूं ही आप पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही ये टूट जाएगा H प्लस में और SO4 2 माइनस में। और कितने H है, 2H। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। और इसमें 2 हाइड्रोजन है इसीलिए 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हमारा एसिड क्या हो गया, H2SO4। अब ये कौन से मेटल का एसिड है, ये सल्फर का एसिड है। किसका एसिड है, सल्फर। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। अब सवाल ये है कि हाउ इज इट ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नॉन मेटल। तो इसमें नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर। तो सल्फर से अगर आप शुरुआत करेंगे तो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सल्फर बर्न होना शुरू हो जाएगा और SO2 बन जाएगा, जो कि एक गैस है। ओके, अब इस हीटिंग को कंटिन्यूअस रखेंगे तो SO2 फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 गैस बना लेगा। नाउ इस SO3 गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें H2SO4 मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर आपको सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड तक पहुंचना है, अगर आपको सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड तक पहुंचना है तो सल्फर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फर बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज फर्दर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज योर सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वी गेट सल्फ्यूरिक
एसिड। तो ये हो गया तीनों सवाल। अब तीनों सवाल तो नहीं हुआ, लास्ट में क्या बोला, बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन तो हमने दे दिया, अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं चेक कर लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल। तो यहाँ क्या है, सल्फर का एक एटम रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी सल्फर का एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, दिस इज बैलेंस्ड। यहाँ सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन का सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 और यहाँ ऑक्सीजन के 3, यानी कि इट शुड बी बैलेंस्ड। तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 3 हो जाती है, यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 2 2 4 एंड 2 6 हो गया। नाउ इज दिस बैलेंस्ड, इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ये बैलेंस है, देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का एक एटम और 3 एटम और एक एटम, 3 and 1 4 एंड ऑक्सीजन के 4 एटम्स यहाँ है, सल्फर के एक एटम, सल्फर के एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, दिस इज बैलेंस। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। जिसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं समझ आता है तो हमारे पिछले चैप्टर के लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस की गई है, यू कैन गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो ये सवाल था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको इस तरह के सवाल करने आ जाए, इसीलिए मैंने ये सवाल करा दिया। अगर आपको कार्बोनिक एसिड बनाना होता तो आप किसको क्या करते, कार्बन को हीट करते, कार्बन डाइऑक्साइड बनता, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते, कार्बोनिक एसिड बन जाता, सिंपल था। ठीक है, वो भी एक डाइबेसिक एसिड होता। तो हमने एग्जाम्पल दूसरा लिया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया, इसको बनाने की विधि कुछ और है, इसको बनाने का प्रोसेस कुछ और है। तो ये हो गया सवाल। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बाद में आते हैं, उससे पहले एक टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, इंडिकेटर्स। क्या कवर करेंगे, इंडिकेटर्स। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो इंडिकेटर्स ज़रूर पढ़ा होगा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, ये कुछ केमिकल्स हैं। इंडिकेटर्स आर दी केमिकल्स, ये नेचुरली अकरिंग भी हो सकता है या इसको आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स आर दी substances used to identify whether a given substance is acidic, basic और न्यूट्रल। एक्चुअली एसिडिक या बेसिक चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपको बताएगा कि एसिड है या बेस है या वो न्यूट्रल है, सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लिटमस। क्या एग्जांपल है, लिटमस। लिटमस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा लिटमस के बारे में। लिटमस जो है ये एक पर्पल कलर डाई है, पर्पल कलर डाई है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन प्लांट्स। ठीक है, लाइकन प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है। किस कलर का डाई है, पर्पल कलर डाई है। ठीक है, पर्पल कलर डाई है इन एसिडिक सॉल्यूशन और इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू हो जाता है, इन बेसिक सॉल्यूशन ये जो पर्पल कलर डाई है ये ब्लू बन जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड बन जाता है। इसीलिए रेड लिटमस पेपर जो अवेलेबल होता है आपको मार्केट में, वो रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन।
ठीक है। रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने कहा कि लिटमस एक पर्पल कलर का डाई है, ठीक है, वाटर में मिलाएंगे तो ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनेगा, उसमें अगर एसिड डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि रेड लिटमस पेपर जो आपको मार्केट में मिलता है, द रेड लिटमस पेपर जो स्ट्राइप्स के फॉर्म में रहते हैं, वो जो मार्केट में अवेलेबल है वो एक्चुअली एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। तो एसिडिक सब्सटेंस को यूज करेंगे किसी बेस को जांच करने के लिए, किसी बेस का टेस्ट करने के लिए, और इन बेसिक सॉल्यूशन ये ब्लू हो जाता है, इसलिए ब्लू लिटमस पेपर का यूज किया जाता है एसिड को जांच करने के लिए। इसीलिए रेड लिटमस पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है आपका, रेड लिटमस पेपर, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसमें बेस ऐड करते हैं। और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, यानी कि ये रेड लिटमस पेपर हमारा क्या है, एसिडिक है, इसीलिए ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें बेस डालते हैं। और ये ब्लू लिटमस पेपर क्या है, बेसिक है, क्या है, बेसिक है। और ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो ये इंडिकेटर के बारे में कुछ जानकारी थी। अब कुछ और इंडिकेटर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। ये तो लिटमस की कहानी हो गई। लिटमस को एक बार फिर से लिख लेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम लोग तीन चार इंडिकेटर्स के बारे में याद कर लेंगे बातें। और ये याद रहना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपके अक्सर ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम में इंडिकेटर्स का कलर चेंज पूछा जाता है, ठीक है, कि ये इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा। तो सबसे पहला कॉलम बनाएंगे हम लोग, क्या, नेम ऑफ द इंडिकेटर का, इंडिकेटर का नाम क्या है सबसे पहले। दूसरा, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर मिलेगा। तीसरा कॉलम होगा कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग लिटमस ही लिख लेते हैं। लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, याद कीजिए, एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड हो जाएगा। मैंने कहा क्योंकि लिटमस ओरिजिनली किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। ये हमारा लिटमस की कहानी है। अब एक और है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। नाम ही है मिथाइल ऑरेंज, तो इट मस्ट बी ऑरेंज इन कलर। ये एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट विल चेंज इनटू पिंक। ये ऑरेंज रेड भी इसको कह सकते हैं आप। कलर के डिफरेंट नाम होते हैं, इसको पिंक ही लिखते हैं हम लोग। और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो बन जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है बुक में फेनोफ्थैलिन, फेनोफ्थैलिन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस। एक्चुअली फेनोफ्थैलिन का कोई अपना कलर होता नहीं है, इसलिए ये कलरलेस है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर देगा। चौथे नंबर पे आपके बुक में दिया हुआ है टर्मेरिक, विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक के बारे में आप सबको आइडिया होना चाहिए। टर्मेरिक येलो कलर का होता है, सबको पता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये येलो ही कलर शो करता है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये कोई कलर चेंज नहीं करता, जैसा कलर है उसका ओरिजिनल वही कलर रह जाता है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाता है, हालांकि डीप रेड नहीं है लेकिन रेड होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं इसकी जब आप कोई सब्ज़ी वगैरह का छींटा आपके कपड़ों में गिर जाता है और जब उसको साबुन लगाया जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो सोप है, साबुन जो है या डिटर्जेंट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और बेस क्या करता है, बेस
टर्मरिक को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने ये 4 इंडिकेटर के बारे में आपको बताए। पहला इंडिकेटर लिटमस है जो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करेगा। मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर शो करेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और येलो कलर शो करेगा बेसिक सॉल्यूशन में। फेनोल्फथालीन जो कलरलेस ओरिजिनली होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करेगा। टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में अपने ओरिजिनल कलर को शो करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? इंडिकेटर्स के बारे में। बाकी इंडिकेटर के बारे में आपके बुक में जो डेफिनेशन है उस पर आपको गौर करना नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है कि इंडिकेटर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको एसिड या बेस कौन सा कलर शो करेगा उस इंडिकेटर के साथ वो बताएगा। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में वो अपना अलग कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में अपना अलग कलर देगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर भी उसे आप कह सकते हैं। इंडिकेटर के बारे में इतना ही। बाकी जब हायर क्लासेस में आप टाइट्रेशन करेंगे लेबोरेटरी में तो इंडिकेटर के बारे में फर्दर डिस्कशन होगा जिस पे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर रहे होंगे। अभी तो इतना ही जानना ज़रूरी है क्योंकि आप क्लास 7 में हैं तो क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग वापस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की तरफ। किसकी तरफ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की तरफ। चलें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने डिस्कस कर दिया था तो कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे हम लोग। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहे हैं हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का H+ बेस के OH- से रिएक्ट करता है। तो एसिड के H+ को कौन रिप्लेस करता है? व्हाट रिप्लेसेस द H+ ऑफ एन एसिड? तो वो हम कहते हैं कि ये देख सकते हैं आप, मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिखा HCl + NaOH। तो इस H के पोजीशन में जो एटम आएगा वही H को रिप्लेस करेगा। तो रिएक्शन के बाद हमारा बनता है NaCl। तो H के प्लेस में कौन आया? Na। तो इस H को रिप्लेस करता है कौन? Na। यानी कि जो मेटल एटम है वो एसिड के H+ को रिप्लेस करता है। अगर एसिड के सारे H+ को रिप्लेस कर दे तो ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कहते हैं, ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज योर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा क्या हो सकता है? अगर हमने एक एसिड लिया H3PO4, इसका रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराया तो इस रिएक्शन में पाया गया कि यहाँ पर Na बनता है और H2 बनता है और PO4 बनता है प्लस H2O बनता है। तो इन दोनों रिएक्शन में फ़र्क क्या है? यहाँ जितने हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और 2 हाइड्रोजन एज इट इज़ रह गया। तो ये Na सारे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो दिस इज़ नॉट कंसीडर्ड एज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ रही बात? कहने का ये मतलब है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन 2 तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास 2 तरह के होंगे। एक को बोलेंगे हम लोग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा कि एसिड का जितना H+ है बेस के उतने OH- से क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब ऑल द H+ ऑफ एन एसिड आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाई ऑल द OH- ऑफ अ बेस, जितने H+ होंगे उतने ही अगर OH- आयंस हो जाए और दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे तो उसको बोलेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? इफ ऑल द H+ ions produced by an acid is completely neutralized by a base and vice versa,
वाइस वर्सा का मतलब समझिए, मैंने लिखा इफ ऑल द H प्लस आयंस प्रोड्यूस बाय एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, एंड वाइस वर्सा का मतलब ऑल द OH माइनस ऑफ अ बेस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। एसिड का सारा H प्लस बेस के सारे OH माइनस के साथ अगर रिएक्ट कर जाए, यानी कि आपके रिएक्शन में एक भी H प्लस और एक भी OH माइनस आयन न बचा हो, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन द रिएक्शन इज known as complete न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे रिएक्शंस को होने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर सच रिएक्शंस वी मस्ट हैव एन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। जनरली ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? चलो अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराए, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सबको पता है। और बेस हमारा NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? 100% H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस 100% OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स दिए, इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स दिए, तो ये 100 H प्लस आयन ये प्रोड्यूस करेगा, 100 OH माइनस ये प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा सारा 100 H2O बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये जो NaCl बना, अब ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। इसके लिए हमें इस सॉल्ट को नहीं देखना, हमें देखना है कि वो एसिड और बेस कैसा था। अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग था, तो ये ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, बल्कि न्यूट्रल होगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर सॉल्ट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जैसा कि इस पर्टिकुलर सॉल्ट में दिख रहा है। और इस पर्टिकुलर सॉल्ट में एक भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। इसीलिए इस सॉल्ट को, ये तो न्यूट्रल है ही, मतलब एसिडिक बेसिक नहीं बल्कि न्यूट्रल है। और साथ में ये एक नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट हमारा एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल तीनों हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो न्यूट्रल है। अब हम और एग्जांपल्स लेते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं को दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एसिड लिया H2CO3, यह है आपका कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। इसका रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हम लोग कराएं, तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा, यानी कि हमें कराना पड़ेगा सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना पड़ेगा सारे सोडियम से, यानी कि ये बन जाएगा Na2CO3। इसके लिए इसका जितना अमाउंट लेना पड़े, इसका जितना अमाउंट हमें लेना पड़े वो हम लेंगे और इसके सारे हाइड्रोजन को इसके सोडियम से रिप्लेस करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे क्या लाएंगे? सोडियम। क्योंकि हम कौन सा न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट कर रहे हैं तो एक भी हाइड्रोजन बचना नहीं चाहिए, या फिर एक भी हाइड्रोक्साइड आयन बचना नहीं चाहिए। और ये H2O बन गया। क्या बन गया? H2O। सबसे पहले ये जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्ट बना, ये तो एक नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब ये नॉर्मल सॉल्ट अपने एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिसाइड करना है। एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा।
पहले तो ये नॉर्मल सॉल्ट है बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी H+ और एनी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ना तो हाइड्रोजन है और ना ही हाइड्रोक्साइड है। तो हम यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराए तो हमारा सॉल्ट कैसा मिला, न्यूट्रल सॉल्ट मिला। अब ये जो नॉर्मल सॉल्ट है, यहाँ भी नॉर्मल सॉल्ट था, यहाँ भी नॉर्मल सॉल्ट है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये वीक एसिड से बना है। और वीक एसिड से अगर बना होगा, वीक एसिड से बना होगा और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मोर पावरफुल और वीक एसिड का मतलब ये कमज़ोर है, तो जो ज़्यादा पावरफुल है उसका नेचर डोमिनेट कर जाएगा। तो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, एसिड हमारा वीक है, इसीलिए जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये एसिडिक भी नहीं होगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। चले, ये हो गया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कैसे पॉसिबल था? अगर यहाँ हम पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कराते, क्या कराते? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। तो कैसा होता पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन? देखिए, मैंने लिखा H2CO3 और मैंने लिखा NaOH। तो पता चला कि जब मैंने रिएक्शन कराया, जब मैंने अमाउंट ऐसा लिया कि इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन रह गया और बन गया NaHCO3। क्या बन गया? NaHCO3 प्लस H2O। क्या आपको नहीं लगता यही बेकिंग सोडा है आपका? बेकिंग सोडा इसी को आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपने पढ़ा है कि जब आपको कोई मधुमक्खी काट ले या एंट काट ले तो आप क्या करते हैं, उसे बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन रब करते हैं। तो एंट के स्ट्रिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, यानी कि ये बेसिक होता है, तो ये बेसिक होने के लिए हम इसको कैसे बताएंगे? क्योंकि ये हमारा एसिड क्या है? वीक एसिड है और ये हमारा बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट कराएंगे वो सॉल्ट क्या होगा? वो सॉल्ट हमारा, ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट आपके बुक में एसिडिक बेसिक का कुछ और ही डेफिनेशन दिया है, उसको हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ ये जो सॉल्ट है, भले इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होने की वजह से एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन दिस इज़ नॉट द एसिडिक सॉल्ट। ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दिस योर बेसिक सॉल्ट, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं। दैट इज़ वाई द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज़ अ बेसिक सॉल्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले अब देखते हैं आपके बुक में किस तरह की बात है। ये कैसा न्यूट्रलाइजेशन है? ये एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये एक पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस इज योर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, CNR। दिस इज योर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, PNR। ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी बेसिक सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट बन सकता है और पार्शियल में भी बेसिक या एसिडिक सॉल्ट बन सकता है। यहाँ हमेशा बेसिक या एसिडिक ही सॉल्ट बनेगा। यहाँ नॉर्मल सॉल्ट हमारा एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। अब हम लोग एक उल्टा रिएक्शन देखते हैं। उल्टा रिएक्शन का मतलब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया H2SO4। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सबको पता है। दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके साथ हम एक वीक बेस का रिएक्शन कराएंगे और वीक बेस का नाम लेते ही हमारे सामने आ जाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आएगा एक वीक बेस। कैसा बेस आएगा? दिस इज अ वीक बेस। ये एक आपका वीक बेस है। दिस इज अ वीक बेस। ठीक है, रिएक्शन के बाद अगर हम इन दोनों का एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएं, ये टूटेगा किसमें? ये अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। ये ब्रेक डाउन किस में होगा? H प्लस में और SO4 2 माइनस में।
तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, NH4 SO4। SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2 है, और NH4 की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो जिसकी वैलेंसी 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया अमोनियम सल्फेट का। किसका, अमोनियम सल्फेट। दिस इज योर अमोनियम सल्फेट। ओके, अब अमोनियम सल्फेट प्लस अब इस अमोनियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन, अगर बैलेंस नहीं है तो यू नीड टू नो हाउ टू बैलेंस, वो आपको करना है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे H प्लस खत्म हो गए, समझ में आ रही बात। ये पूरा अमोनियम हाइड्रोजन को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया, तो ये कैसा सॉल्ट बना, ये एक नॉर्मल सॉल्ट बना। लेकिन ये नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। तो वीक की प्रॉपर्टी तो डोमिनेट नहीं करेगी, किसकी, स्ट्रॉन्ग की प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अगर वो नॉर्मल सॉल्ट है तब भी वो एसिडिक कहलाएगा। नॉर्मल सॉल्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। यहाँ बेसिक सॉल्ट था, वहाँ कैसा सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब कुछ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं और पार्शियल से कंप्लीट तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग एग्जांपल लेते हैं पार्शियल से कंप्लीट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। देखें ये कैसा है, ये आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखें मैंने लिया एक एसिड लिया, चलिए एसिड हमने ले लिया KOH, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका रिएक्शन हमने H3PO4 के साथ कराया। H3PO4 के साथ कराने पर H3PO4 ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। कैसा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। ये एक वीक एसिड है, और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों के रिएक्शन के बाद, आफ्टर द रिएक्शन, यहाँ क्या बनने वाला है देखते हैं। बुक में और क्या क्या चीज़ें हैं, बुक में बहुत तरह के सॉल्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, हम उस पर बाद में आते हैं। पहले जो चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो ये देख लीजिए आप, अब इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहला एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, मान लेते हैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो एक K आ गया, एक हाइड्रोजन की जगह एक K आ गया, बाकी H2PO4 प्लस H2। अभी भी इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर से हम लोग पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, यानी कि इसको फर्दर KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमारे पास क्या है, KH2PO4। ऐसा ही कुछ रिएक्शन आपकी बुक में कराया गया है, ठीक है। आपकी बुक में Na लिया है, मैंने KOH लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। KH2PO4 इसका रिएक्शन फर्दर KOH के साथ कराएंगे, तो एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, यहाँ मिल जाएगा K2HPO4 प्लस H2O। अब बस एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो अब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। अब जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और ये हमारा क्या होगा, K2HPO4 है। एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसमें KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरा मिल जाएगा K3PO4 प्लस H2O, ठीक है। देखें हालांकि ये जो हमारे ये 2 हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है, तो ये बेसिक नेचर का होना चाहिए। किस नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का। लेकिन वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, और जो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हैं। तो दीज एसिड कैन बी कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन, इसीलिए इसको एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हैं। लेकिन इसका नेचर बेसिक है,
इसका नेचर क्या है, बेसिक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराए तब ये बना है। तो आप इन सॉल्ट्स को बेसिक सॉल्ट बोलेंगे, और ये सॉल्ट भी एक बेसिक सॉल्ट होगा क्योंकि इसका ऑरिजिन क्या है, वीक एसिड है, और इसका बेस क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सब के सब बेसिक सॉल्ट्स हैं, लेकिन आपके बुक में इसको एसिडिक सॉल्ट लिखा गया है। तो क्योंकि वहाँ अप्रोच दूसरा है इसीलिए उसमें एसिडिक सॉल्ट लिखा गया है। लेकिन मेरा अप्रोच क्या है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेस की प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी, इसीलिए ये सारे सॉल्ट्स बेसिक सॉल्ट्स होंगे। लेकिन इन तीनों सॉल्ट में ये दोनों सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये आपका एक नॉर्मल सॉल्ट है, ये आपका एक नॉर्मल सॉल्ट है। क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट में हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये है किस नेचर का, बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और ये दोनों सॉल्ट भी क्या होगा, बेसिक नेचर। नाम क्या लिखा जाएगा, नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा पोटाशियम फॉस्फेट। क्या नाम होगा, पोटाशियम फॉस्फेट। इसका नाम क्या होगा, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम पोटाशियम डाइपोटाशियम, अजीबोगरीब नाम है, डाइपोटाशियम, दो पोटाशियम के डाइपोटाशियम, उसके बाद हाइड्रोजन फॉस्फेट, और ये तो पोटाशियम फॉस्फेट हो गया। तो ये दोनों भी किस नेचर का होगा, ये भी हमारा बेसिक नेचर का होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टॉट यू। ठीक है, अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो ये एसिडिक मानना पड़ेगा आपको, ये भी बेसिक होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपने वीक किसको लिया, एसिड को लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस को लिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया और आपने क्या लिया, वीक एसिड लिया। तो वीक एसिड जो होगा ये अपने नेचर को शो नहीं कर सकता, बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस अपने नेचर को शो करेगा, इसीलिए ये बेसिक नेचर का होता है। दूसरे वर्ड्स में अगर आप एसिडिक का कॉन्सेप्ट लिखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और जहाँ हाइड्रोजन रहता है उसको एसिडिक बोल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन तीनों का बेसिक होगा। ऐसे उसको एसिडिक या बेसिक बोल सकते हैं सिंपली विदाउट सॉल्यूशन के बाहर, लेकिन सॉल्यूशन में ये सब के सब बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों में ये नॉर्मल सॉल्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो बातें मैं बता रहा हूँ बस इन्हीं को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बुक को इस मामले में नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये NCERT के अकॉर्डिंग है, और NCERT इज़ मोर ऑथेंटिक। ठीक है, बातें समझिए। अब हम लोग सॉल्ट्स के कुछ और टाइप्स देख लेते हैं। आपके बुक में डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें हो गई। डबल सॉल्ट क्या होता है और मिक्स सॉल्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट, हमारे पास पहले डबल सॉल्ट होगा, डबल सॉल्ट दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से जो बना हो उसको हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट। दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से जो बना हो, ठीक है, मोर देन टू सिंपल सॉल्ट से जो बना हो। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्ट का एग्जांपल है मोर सॉल्ट। क्या है, मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, इसको ऐसे याद रख लेंगे बस, FeSO4, एक सॉल्ट हो गया नॉर्मल सॉल्ट, इसके साथ एक और नॉर्मल सॉल्ट है NH4 होल 2 SO4, और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। जहाँ H2O लगा हुआ रहता है इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट भी है, दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या होगा, कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जब वो क्रिस्टल बनता है
जब वो क्रिस्टल बनता है, उस क्रिस्टल बनने में वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको मदद करता है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच हो जाता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6 है इस पर्टिकुलर सॉल्ट में, ठीक है। ये एक डबल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक FeSO4 है, एक NH4SO4 है और H2O तो है ही। डबल सॉल्ट के साथ खास बात क्या है, अगर आप इसको FeSO4 इंटू NH4 होल 2 SO4 किसी भी सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, किसी भी सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, किस में डिज़ोल्व करते हैं? वाटर में, तो वो 100% आयोनाइज होता है। तो डबल सॉल्ट क्या करेगा? जितने सारे आयन थे सारे आयन्स प्रोड्यूस करेगा। सल्फेट तो कॉमन है, तो सल्फेट तो मिलेगा ही। यहाँ क्या मिलेगा? Fe+ मिलेगा, Fe2+, साथ में क्या मिलेगा? NH4+, और वाटर तो वाटर है, वाटर तो बस पानी में घुल जाएगा, ठीक है। ये 3 तरह के आयंस मिलेंगे। तो डबल सॉल्ट आपको सारे आयंस प्रोड्यूस करेंगे। आपके बुक में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ने, हाँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो फ़र्क है यही फ़र्क है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट 100% आयोनाइज नहीं होगा। मैं एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटाश एलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटाश एलम। इसी को फिटक्री बोलते हैं, इसी को हम लोग फिटक्री भी बोलते हैं, फिटक्री। इसका फॉर्मूला है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो इसमें WOC कितना है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 24, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको मदद करता है क्रिस्टल्स बनने के लिए। इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? K+ प्रोड्यूस करेगा, Al3+ प्रोड्यूस करेगा, और सल्फेट तो दोनों में कॉमन है, तो SO4 2- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जितने सारे इसमें आयन्स प्रेजेंट है सब के सब डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन के बाद जब करेंगे तो हम उसको देख के ही पहचानेंगे। एक एग्जांपल दिया है K4 स्क्वायर ब्रैकेट FeCN होल 6। नाम जो भी हो, नाम से हमको मतलब नहीं, भी पहचानना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट लिखा गया है ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। यानी कि इसको जब अगर पानी में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये K+ बनाएगा, साथ साथ FeCN होल 6 4- बनाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसके अंदर आयन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये आयन्स डिसोसिएट नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के सारे आयन्स वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं, बल्कि उसमें एक सिंपल आयन होगा, और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। समझ में आ रही बात? तो वो सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट होगा, और डबल सॉल्ट सारे के सारे सिंपल आयंस में डिसोसिएट होंगे। ये सब के सब कैसे आयंस हैं? सिंपल आयंस। डबल सॉल्ट में सिंपल आयंस होंगे और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा जो फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब एक और सॉल्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। क्या कहते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट। उस पर बात कर लेते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट पे, फिर देखेंगे हम लोग क्या होता है आगे। मिक्स्ड सॉल्ट, वी हैव मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या है? द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल आर कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। जिसमें एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होगा? कंटेन्स मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। आपको दिमाग को बहुत तेज चलाना पड़ेगा कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, उसी से बात समझ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है NaKCO3। NaKCO3। तो CO3 जो है ये कार्बोनिक एसिड से आया होगा, H2CO3 से।
Na कहाँ से आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, K कहाँ से आया होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। यानी कि इसमें हमारे पास Na शुरू में क्या था, पेरेंट, जो पेरेंट बेस क्या क्या था, पेरेंट बेस क्या क्या होगा, पेरेंट बेस होगा NaOH और KOH, ठीक है। और पेरेंट एसिड क्या होगा, जिससे बना होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्ट किससे बना होता है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ क्या हो गया, बेस हम एसिड क्या हो गया हमारा H2CO3। तो इसमें एक से ज़्यादा क्या है, बेस के रेडिकल हैं और एक एसिडिक रेडिकल है, तो ये एक मिक्स सॉल्ट हो गया। इसका नाम होगा सोडियम, नाम सिंपल, फिर पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है ब्लीचिंग पाउडर का। किसका, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, CaOCl2। अब इसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल कौन कौन से, तो इसमें हम लोग पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस खोजेंगे। पेरेंट एसिड्स पहले खोजेंगे, पेरेंट एसिड्स। तो Cl है तो कहीं ना कहीं HCl होगा, HCl में Cl निकल गया, यानी कि Cl माइनस निकल गया, यानी कि इसमें पहले आयंस देख लेते हैं, आयंस क्या क्या होंगे। आयंस, आयंस में टूटेंगे जब Ca2+, उसके बाद ClO माइनस, ClO माइनस और Cl माइनस। Ca2+ को बैलेंस करने के लिए ClO माइनस और Cl माइनस आएगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ClO माइनस कहाँ से आएगा, HClO माइनस से आएगा, सॉरी HClO, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका हो जाता है हाइपोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड। तो इसमें दो दो एसिड्स हैं और बेस क्या हो जाएगा, पेरेंट बेस क्या हो जाएगा, पेरेंट का मतलब जिससे वो बना है, पेरेंट बेस। तो पेरेंट बेस क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई थिंक बात आपको समझ आ रही है, पेन्स का भी कम लिखना का शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारा दो एसिड और एक बेस से बना है, तो ये हमारा सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट है और ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ये दोनों ही मिक्स्ड सॉल्ट्स हैं। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। देखिए नेमिंग ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है ना, नेमिंग ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके लिए हम एक अलग लेक्चर करेंगे। नेमिंग भी आपके बुक में दिया हुआ है कि नाम कैसे लिखा जाता है। आई होप जितने सारे मैंने रिएक्शंस कराए उससे आपको नाम क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी हम 2-3 नाम लिखना आपको सिखाते हैं, ठीक है, नाम लिखा कैसे जाता है। तो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा के नाम लिखने की कोशिश करेंगे। चलें, यहाँ तक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेमिंग की तरफ थोड़ा जाते हैं। सॉल्ट्स का नाम कैसे लिखा जाता है। सॉल्ट का नाम वैसे भी आप रेडिकल का अगर नाम जानते हैं तो सॉल्ट का नाम लिखना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन हम रिएक्शंस के तो रिएक्शन करके बताते हैं। मान लेते हैं हमने H2SO3 लिया, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और मैंने लिया H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको अगर हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, इसको भी हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, कंसीडर करते हैं कि हमने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराना है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, Na2SO3, यहाँ क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, H2O। तो नाम जो सॉल्ट बना हमारा, उस सॉल्ट का नाम में दोनों में सोडियम है तो सोडियम दोनों में लिखेंगे, सोडियम दोनों में लिखेंगे। अब फ़र्क क्या है, यहाँ SO4 है, यहाँ SO3 है। तो जो SO3 है वो सल्फ्यूरस एसिड से बना है, तो जो OUS वाले एसिड से बना होता है उसमें हम लोग ITE यूज़ करेंगे, सल्फाइट, देख सकते हैं ITE, यानी कि अस किस में कन्वर्ट हो गया, ITE में, और यहाँ सल्फेट यूज़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ इक किस में कन्वर्ट हो गया, 8 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इक एसिड से ATE सॉल्ट बनेगा और अस एसिड से ITE सॉल्ट बनेगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया H3PO3 और हमने लिया
H3PO4। क्या एक का नाम है? एक का नाम है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और एक का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमने कराना है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH होल ट्वाइस, ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया ये? बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो BaPO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब वैलेंसी को एक्सचेंज करना है ताकि चार्जेस बैलेंस हो। बेरियम की वैलेंसी 2 है, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, तो जिसकी वैलेंसी 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वैलेंसी 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी PO3 है। और यहाँ क्या हो जाएगा? Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस H2O। इन सारे रिएक्शंस को लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे, बस लेक्चर देखना नहीं है, लिख लेंगे तभी आपको समझ आएगा। एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, फिर आप भी इस पे कमांड हासिल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अस एसिड है तो ये फॉस्फाइड बनेगा, तो नाम क्या होगा? बेरियम फॉस्फाइड, बेरियम फॉस्फाइड, और ये हो जाएगा बेरियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फाइड और बेरियम फॉस्फेट। दिस इज हाउ यू कैन नेम देम। मैंने आपको नाम लिखना बता दिया कि कैसे नाम लिखा जाएगा। बाकी सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, इस तरह के नाम तो आप लिखने जानते ही हैं। तो और मैं बताऊं क्या, अब आपके बुक में दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। क्या दिया हुआ है? हाइड्रेटेड सॉल्ट भी हमने डिस्कस कर दिया। देखो, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो उसको हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। तो पहले हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं फिर से, ताकि आपकी बुक कॉपी में लिखा हुआ रह जाए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट गेट अटैच्ड टू अ salt during its crystallization process. To make crystals. समझ में आ रही बात? किसी सॉल्ट को क्रिस्टलाइजेशन जब कराते हैं, किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका आप क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। क्रिस्टलाइजेशन कराने के दौरान अगर उस सॉल्ट के क्रिस्टल बनने में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मदद कर दे और वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस क्रिस्टल के साथ अटैच हो जाए तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसा सॉल्ट, अ सॉल्ट containing water of crystallization is called हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ब्लू विटेरियोल, ठीक है। ब्लू विटेरियोल क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप गिन लीजिए, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है। इसी तरह ग्रीन विट्रियोल भी होता है। ग्रीन विटेरियोल क्या होता है? ग्रीन विटेरियोल हमारे पास क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2O। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 7 है। इसी तरह से वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा क्या है? वाटर ऑफ, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो गए? 10। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है CaSO4 इंटू 12H2O, ठीक है।
CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हुआ तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, हाफ हो गया। अब हाफ मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकते हैं, तो असल में क्या होता है 2CaSO4 इंटू H2O। समझ में आ रही बात, यानी कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। ये अलग है, ये अलग है, बात समझ में आनी चाहिए आपको। उसी तरह से जिप्सम होता है, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ मिक्स करते हैं तो जिप्सम बनता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर सम ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर ये नहीं रहे किसी सॉल्ट में तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। अ सॉल्ट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। ये हो गए सॉल्ट के बारे में। अब आप सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हैं कि सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो सबसे पहले सॉल्ट बनता कैसे है, जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर बात हो गई, यानी कि अ सॉल्ट कंटेन्स एन एसिडिक एंड अ बेसिक रेडिकल। किसी भी सॉल्ट में एक एसिडिक रेडिकल होगा और एक बेसिक रेडिकल होगा, और ये सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि पानी में घुलेगा। ठीक है, मुझे लगता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट के बाद सॉल्ट जो है और यूजेज जो है सॉल्ट्स के, एसिड्स के, बेसिस के, इस पर हम एक सिंगल लेक्चर कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।